नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अध्ययन बोध यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो देखिए, अध्ययन बोध का मतलब क्या होता है इंग्लिश में। देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों लगाया गया है एग्जाम में, सबसे पहले जानना ही ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में अगर आप अखबार पढ़ते हैं, तो आपको वो खबरें याद हो जाती हैं, है ना। तो उससे पता चलता है कि आपका रीडिंग स्किल कितना है। आपका रीडिंग स्किल, आपकी पाठन योग्यता जांचने के लिए ये लगाया जाता है कि आप किस चीज़ को कितना ध्यान से पढ़ते हैं, है ना। तो इसके लिए लगाया जाता है अध्ययन बोध। अब देखिए, अध्ययन बोध ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में ऐसे ही लगा दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसके लगाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो देखिए, आपको ये देखना है कि आप में, जैसे देखिए कि आपका जो रीडिंग स्किल होता है ना, पढ़ने का तरीका कैसा है, आप चीज़ों को कैसे बारीकी से समझते हैं, वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कल को आप टीचर बनेंगे तो आपको, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी गहराई से चीज़ को समझते हैं। दूसरी बात देखिए, कुछ शब्दों के जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, आपको वो शब्द आते हैं क्या, वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, डेली डेली वोकेबलरी के इतने सारे शब्द आ जाते हैं, तो आजकल नए नए शब्द आते हैं, तो बहुत सारे डेली नए शब्द आते हैं, तो उसको जानना ज़रूरी है। तो आपका जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा है, इसमें ये जांचा जाता है। सो इसको हम दो लेक्चर में करेंगे। पहले लेक्चर में देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि जो अध्ययन बोध होता क्या है। अध्ययन बोध में देखिए, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे टिप्स बताऊंगा, पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि आपको ये करना कैसे है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, उसमें हम ये देखेंगे, उसमें हम एक पैराग्राफ जो होता है, जैसा एग्ज़ाम में आता है, उसे सॉल्व करेंगे। यानी कि पहला जो लेक्चर होगा उसमें हम यही देखेंगे कि ये करना कैसे, तरीका कैसे, टिप्स क्या है, और अगले लेक्चर में हम इसका एक पैराग्राफ करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उसके लिए अगर मान लीजिए आपको ये फ्री वीडियो करना है, तो वीडियो को देखिए, लिखते जाइए, आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको देखिए फुल कोर्स के साथ आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, PDF नोट्स वगैरह सब कुछ चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा पेड ग्रुप है। फ्री के लिए वीडियो देख के लिखिए, और PDF के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, अध्ययन बोध यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देखिए है क्या। देखिए, किसी दिए गए पाठ को पढ़कर अध्येता द्वारा प्रतिपाद्य विषय तथा गद्यांश में निहित मूल अर्थ को हृदयगम करना ही पाठ बोधन कहलाता है। आप देखिए, यहाँ पे क्या है, किसी, आप देखिए हिंदी के जो शब्द हैं थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आपको उनको मैनेज करना होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुश्किल है। देखिए, यहाँ पे क्या, अध्येता द्वारा प्रतिपाद विषय और गद्यांश में निहित मूल अर्थ को हृदयगम करना। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो मूल अर्थ क्या है, सबसे पहली बात है कि आपके सामने जो पैराग्राफ दिया जाता है, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं, उसमें देखिए ये जानना होता है कि वो किसके ऊपर बेस्ड है ना, किसके ऊपर आधारित है। तो देखिए, जैसे आप मान लीजिए कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, आप मान लीजिए आप कोई खबर पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें सबसे पहले देखिए आप ये देखते हैं कि खबर वो किस चीज़ के बारे में है। तो ऐसा ही आपको पाठ बोधन को समझना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समझना है कि जब भी आप चीज़ को समझते हैं, उसके मूल अर्थ को समझते हैं, तो उसे बोलते हैं पठन बोध या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इस प्रकार का अभ्यास परीक्षार्थी की योग्यता को जांचने के लिए सर्वाधिक मापदंड है। देखिए, मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया था ना कि किस चीज़ के ऊपर आपकी कितनी पकड़ है, आप कितना अच्छे से कर सकते हैं, आपका जो पाठ पढ़ने का तरीका कैसे है, याद रखने का तरीका कैसा है, समझने का तरीका कैसे है, आप किसी चीज़ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे याद रखते हैं, उसके लिए अध्ययन बोध या पठन योग्यता या पठन बोध या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको करवाया जाता है। इससे परीक्षार्थी की सही सूझबूझ या ग्रहण करने की सही क्षमता की परख की जाती है। अब देखिए, इससे सही क्षमता है ना, जैसे आपके सामने पैराग्राफ दिया, आपने उसे अच्छे से पढ़ा और आपने आसानी से क्वेश्चन के सारे जो आंसर हैं, प्रश्नों के उत्तर सारे दे दिए। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन के आंसर सही से नहीं दे पाए, है ना, 5 में से आपने एक ही प्रश्न ठीक किया, तो इससे पता चलेगा कि जो आपका जो पाठन योग्यता है वो आपकी कमज़ोर है। इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये फ्री के नंबर होते हैं एग्ज़ाम में, जब भी परीक्षा आती है देखिए ये फ्री के मार्क्स होते हैं। तो आप इसे अगर अच्छे से करेंगे
तो अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सो देखिए, पठन बोध संबंधी सामान्य बातें, यानी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए जो सामान्य बातें क्या है, देखिए पहला पॉइंट है, दिए गए पाठ का स्तर, विचार, भाषा शैली आदि प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा के स्तर के अनुरूप होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, जो दिया गया पाठ है, यानी कि जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें जो उसका पाठ का जो स्तर होता है, जो उसका विचार है, जो उसकी भाषा है, शैली है, और हर एक जो चीज़ वो प्रत्येक जो चीज़ है वो दृष्टि से परीक्षा के स्तर के अनुरूप, यानी कि देखिए यहाँ पे जो आपकी परीक्षा है, यानी कि यूजीसी नेट की जो आप परीक्षा दी जाती है, तो जो आपको उसमें पैराग्राफ दिया जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे, बहुत मुश्किल जो होते हैं पैराग्राफ वो आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में मिलेंगे, है ना, आईएएस के एग्ज़ाम में, और जो यूजीसी नेट होता है वो थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट नहीं होता, वहाँ पे आपको सिंपल सा पूछा जाता है। यानी कि इसमें जो भी विचार है, जो भी भाषा, जो भी क्वेश्चन आंसर इसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, वो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, परीक्षा के स्तर के अनुरूप पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए, बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, रेलवे एसएससी होता है, वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पठन बोध जो है वो अलग स्तर का होता है। तो ये डिफ़िकल्टी जो लेवल है, जो स्तर है, ये एग्ज़ाम के यानी कि परीक्षा के अनुरूप आधारित है। दूसरा पॉइंट है, पाठ का स्वरूप साहित्यिक यानी कि अधिकांश, यानी कि देखिए जो पाठ का स्वरूप है वो ज़्यादातर अधिकांश जो है वो साहित्यिक होता है, फिर वैज्ञानिक, विवरणात्मक आदि होता है। यानी कि पाठ का स्वरूप क्या है, साहित्यिक है, वैज्ञानिक है, विवरणात्मक है, साहित्यिक अधिकांश होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिया गया पाठ अपठित होता है, यानी कि अपठित मतलब जो पढ़ा ना गया हो। यानी कि देखिए, जो पाठ आपको दिया है वो अपठित है, आपने उसे अभी तक नहीं पढ़ा, आपको उसको पढ़ के उसके आंसर ढूंढने होते हैं। अपठित पाठ प्राय गद्यांश होते हैं, किसी परीक्षा में पद्यांश भी होते हैं। अब देखिए, एक होता है गद्यांश, एक होता है पद्यांश। अब देखिए, जो बच्चे सीटेट और पीटेट की तैयारी करते हैं उनको पता है गद्यांश पद्यांश आता है वहाँ पे। देखिए, गद्यांश में क्या है कि, और पद्यांश में क्या है कि जैसे आपको पैराग्राफ भी दिया जाता है, और साथ में आपको देखिए वहाँ पे क्या है कि कई बार कविता आ जाती है, वहाँ पे एक कविता दे दी जाती है, वहाँ पे आपको ढूंढना होता है कि आप इसका आंसर ढूंढनी है ना। तो ये होता है गद्यांश पद्यांश, यानी कि आपको पैराग्राफ भी दिया जा सकता है, आपको कविता भी दी जा सकती है, वो होता है गद्यांश और पद्यांश। हालांकि देखिए, एग्जाम में सिर्फ गद्यांश ही आते हैं, ओनली यहाँ पे देखिए पैराग्राफ ही आपको दिए जाते हैं। पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे दिए गए होते हैं तथा प्रत्येक के 4 या 5 वैकल्पिक उत्तर सुझाए गए होते हैं। परीक्षार्थी को इनमें से ही उत्तर चुनकर उसे निर्देशानुसार चिन्हित करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है, जो आपको पाठ दिया जाता है, तो उसके नीचे आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिलते हैं। तो 5 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, देखिए आपको उसमें क्या है, हर एक के 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन दे दिए पैराग्राफ के एंड में, तो वहाँ पे क्या है, आपको उसके साथ जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या आपको 5 ऑप्शन या आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक विकल्प या एक ऑप्शन को चुन के उसका सही आंसर देना है। वो भी आपको तब देना है जो आपका पाठ होता है, यानी कि एक पाठ पे आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी पाठ में से आपको उन प्रश्नों का हल ढूंढना होता है। यह है सामान्य बातें। देखिए, यहाँ पे बात आती है पाठ बोधन पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। अब देखिए, हमने सामान्य बातें जानी है, अब हम जानेंगे यहाँ पे इसको हल करने की विधि क्या है। तो देखिए, प्रथम चरण में पाठ को शीघ्रता से किंतु ध्यानपूर्वक पढ़कर विषय वस्तु या केंद्रीय भाव को जानने का प्रयास करें। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको पाठ को शीघ्रता से पढ़ना। शीघ्रता मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट में पूरा पैरा पढ़ लिया। देखिए, आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए जाते हैं, तो आपको 5 या 6 मिनट के अंदर ही यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको पैराग्राफ को पढ़ना होता है। अब देखिए, होता क्या है, अब आपको सिंपल सा गणित यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, अब देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 5 मान लीजिए क्वेश्चन दिए हैं, आपको 5 या 7 मिनट देने हैं बस। आपको इन 5 या 7 मिनट में आपको पैराग्राफ भी पढ़ना है, आपको उसके क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढने हैं। अब देखिए, होता क्या है, अगर मान लीजिए आप 5 मिनट के बजाय अगर आप 15 मिनट लगाते हैं, है ना, 15 मिनट लगा दिए, आपको लगाने थे 5 मिनट, आपने लगाए 15 मिनट, लेकिन आपने 10 मिनट ज़्यादा लगा दिए।
सो देखिए जो 5 प्रश्न हैं, अगर हम उसको 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, अगर आप 5 क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 नंबर के हिसाब से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि आपने 15 मिनट अगर लगाते हैं तो आपको 10 नंबर मिले, अगर आप 5 मिनट लगाएंगे 5 क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, है ना। तो आपने 10 मिनट ज़्यादा लगा दिए। सो देखिए अगर आप 5 मिनट में 10 नंबर लेते हैं तो अगर आप 10 मिनट ज़्यादा लगाएंगे तो आप 20 नंबर खो देंगे। तो सिंपल सा ही मतलब है कि आपको 5 मिनट लगाने हैं और आपको अपने 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर पक्के करने हैं, और जो आप 10 मिनट फालतू लगाएंगे वो आप अपने अगले क्वेश्चन में लगाइए कि ताकि आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएं और आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएं। तो आपको जो है यहाँ पे पाठ को शीघ्रता से पढ़ना है। शीघ्रता मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा धीरे नहीं पढ़ना। आपको पहले बात देखिए, आपको जो पैराग्राफ होता है आपको 2 बार में पढ़ना है, यानी कि 2 बार पढ़ना है। पहले आपने पढ़ लिया, जैसे आप देखिए अखबार में कोई खबर पढ़ते हैं, पहले आपने पढ़ा, आपने फिर उसे पढ़ा, आपको खबर याद होगी। तो ऐसे आपको ये पढ़ना है, तो पहले आप उसे पढ़िए, फिर उसके बाद फिर आप दूसरी बार पढ़िए, आपको वो आसानी से याद हो जाएगा। दूसरी बार तब पढ़ना है जब आपको पहली बार समझ में ना आए। सो देखिए प्रथम चरण में क्या है, आप पाठ को शीघ्रता से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। शीघ्रता से पढ़ने का मतलब है कि आप ध्यान में रख कर पढ़िए कि ताकि आपको समझ में आए उसका विषय वस्तु होता क्या है, वो पाठ कहना क्या चाहता है और उसका केंद्रीय भाव होता क्या है ना। वो किस पे आधारित है, विषय वस्तु क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया यानी कि केंद्रीय भाव होता क्या है, उसका मतलब क्या है। तो केंद्रीय भाव देखिए सार भी कहते थे, इसका सार क्या है, एंड में हमने क्या जाना, है ना। सो दूसरे चरण में देखिए क्या है, पाठ को धीरे धीरे एवं पूरे मनोयोग से नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। संभावित उत्तरों को साथ साथ रेखांकित करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले पाठ में आप पहले चरण में क्या था, आपका पाठ को शीघ्रता से पढ़ना था लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ना था। अब दूसरे चरण में क्या है, देखिए आपको पाठ को धीरे धीरे से पढ़ना है और पूरे मन से पढ़ना है, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, महत्वपूर्ण होंगी, आपको देखिए साथ में क्या है, संभावित उत्तरों के साथ क्या है, उसे रेखांकित करना है, चिन्हित करना है, जैसे हम इंग्लिश में हाईलाइट कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तीसरे चरण में प्रश्नों को ही सही उत्तरों को सावधानीपूर्वक चिन्हित करें। अब देखिए पहला पाठ आपने शीघ्रता से पढ़ा, दूसरी बार आपने क्या किया, आपने फिर उसे धीरे धीरे पढ़ा पाठ को, है ना, 2 बार आपने पढ़ लिया। तीसरा जो चरण आएगा, तीसरे चरण में क्या है, आपको सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किसमें से ढूंढ के, पाठ में से। तो पहले आप शीघ्रता से पढ़िए, फिर आप धीरे धीरे पढ़िए, फिर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए उत्तर जो है वो पाठ पर आधारित होने चाहिए, कल्पना पर आधारित नहीं। यानी कि देखिए जिन प्रश्नों के आप उत्तर देने जा रहे हैं वो उसी पाठ से संबंधित होने चाहिए, ना कि आप अपनी तरफ से कोई वहाँ पे उत्तर लगा दें। अगर ऐसा करते हैं तो इस स्थिति में आपके जो उत्तर है वो गलत हो जाएंगे। दूसरा है, उत्तर प्रासंगनाकुल एवं सीधा होना चाहिए। देखिए जो उत्तर है वो सीधा होना चाहिए, उसमें कुछ भी घुमा फिराव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विकल्प पर विचार कर के देखें कि उनमें से किसके अर्थ की संगति संबंधित वाक्य के साथ सही बैठती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको जैसे ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं एक ऑप्शन के, एक प्रश्न के। तो आपको देखिए वहाँ पे ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। आपको 4 ऑप्शन वहाँ पे देखने हैं, जो आपको सही लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है, टिक करना है। सो देखिए यहाँ पे अध्ययन बोध हल करने के लिए कुछ सुझाव है। अध्ययन बोध हल करने के लिए कुछ सुझाव या टिप्स ट्रिक फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब देखिए यहाँ पे है क्या, देखिए त्वरित रूप से देखें गद्यांश को। देखिए त्वरित रूप क्या होता है कि सरसरी तौर पे देखना, है ना। गद्यांश को सरसरी निगाह से देखने का प्रयास करें। परीक्षा भवन में आपको पूरे गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जहां आपका हर सेकंड कीमती है। उस प्रश्न का उत्तर दें जिसके लिए आप पूरी तरह से निश्चित हो। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आप धीरे धीरे पढ़िए, है ना। आप सरसरी तौर पे देखिए, सरसरी होता है कि आपने एक बार निगाह लगा ली, आपके वो अंडर ऑब्जर्वेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, आपको वो ध्यान में आ जाता है। तो देखिए आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है जिसमें आप पूरी तरह से निश्चित हैं कि हाँ इसका आंसर सही है, क्योंकि देखिए वहाँ पे आपका एक एक जो सेकंड है वो कीमती है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जो प्रश्न नहीं है तो उसे छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन करना वो है जो पहले आपको आता है। तो देखिए पहले प्रश्न पढ़ें। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, या तो पहले आप पैराग्राफ पढ़िए फिर उसके प्रश्न पढ़िए।
अगर आपके पास देखिए बहुत टाइम है तो पहले आप पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद फिर आप उसके प्रश्न पढ़िए तो हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो पहले आप प्रश्न पढ़िए, उसके बाद फिर आप पैराग्राफ पढ़िए, तो उससे क्या है आप कम समय में कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जानते हैं, पहले प्रश्न पढ़ें। देखिए परीक्षा भवन में जहाँ हर क्षण कीमती होता है, एक रणनीति आपको सफल बनाने में सहायता करती है। अपना समय पूरा गद्यांश पढ़ने में नष्ट ना करें। गद्यांश पढ़ने के स्थान पर पहले प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करें, फिर उसी के अनुसार गद्यांश को पढ़ें। अब देखिए पहले यहाँ पे क्या है आपका, देखिए हर सेकंड कीमती है। सबसे पहले क्या करें, आपके पास टाइम कम है तो आप सबसे पहले क्या करें, पहले आप प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद क्या करें कि आप उस प्रश्न को समझ के फिर आप पैराग्राफ से उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। उससे क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी उत्तर पढ़ने के संकेत मिल जाएंगे। जब आप आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आवश्यक पंक्ति को देख लेंगे तो प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए अगर आप मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, पैरा को अगर आप पढ़ते हैं पैराग्राफ को, तो देखिए आपको अगर कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसे देखिए, तो उसे देखेंगे तो देखिए आपके लिए जो उत्तर देना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए आपने देखा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अब देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया तो आपको लगता है कि आपने ये लाइन वहाँ पे पढ़ी थी, तो हो सकता है कि वो उसका उत्तर हो। यदि आप उत्तर नहीं जान पा रहे हैं तो उस प्रश्न को तुरंत छोड़कर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। किसी भी प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए। इस तरह से प्रयास करने पर आपका कम समय में गद्यांश के विषय और झुकाव के बारे में जान पाएंगे। देखिए अगर आपको मान लीजिए कोई प्रश्न मुश्किल लगता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसे सॉल्व करना है, पहले आप आसान सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए 5 प्रश्न हैं, आपको 2 नहीं आते 3 आते, तो पहले आप 3 सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आप 2 प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए, आपका टाइम इसमें कम लगेगा। देखिए कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। देखिए जहाँ पे जो इंग्लिश लगती है मैं आपको वहाँ पे दे रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए। कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए और गद्यांश में इसी के अनुसार उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, कीवर्ड्स होते हैं जैसे कुछ बोल्ड में लिखे होते हैं। जैसे आप इसे देखिए, ये देखिए थोड़ा सा काले रंग को अलग से लिखा हुआ है, ये सिंपल है, तो ये होते हैं कीवर्ड। आप उसे ध्यान से पढ़िए कि कोई चीज़ है। देखिए जैसे ये लाल रंग से यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे आप देखिए अगर कुछ मोटे अक्षरों में कुछ चीज़ लिखी हुई है तो आप उसे ध्यान में रखिए। इस तरह से प्रयास करने पर आप समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट है शब्दावली आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अब देखिए शब्दावली आधारित प्रश्न है। शब्दावली आधारित प्रश्न कौन से, देखिए यदि आप कम समय में कुछ और अंक अर्जित करना चाहते हैं तो आपको शब्दावली आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आपको पूरे गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें हल करने में भी समय कम लगता है, क्योंकि या तो आप शब्द का अर्थ जानते हो या नहीं जानते हो, आप सही शब्द चुनने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए शब्दावली क्या है, इंग्लिश में इसे कहते हैं वोकैबुलरी। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है कि हर एक दिन क्या है नए शब्द जुड़ते जाते हैं, है ना। आपको शब्दों के प्रायवाची शब्द पता होना चाहिए, आपको शब्दों का दूसरा मतलब पता होना चाहिए क्या है ना। जैसे देखिए जल को नीर कहते हैं, पानी कहते हैं, जलज कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो शब्दावली है ना। जैसे आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन को क्या कहते हैं, पाठन योग्यता कहते हैं, पठन बोध कहते हैं, अध्ययन बोध कहते हैं। देखिए शब्दावली होगी ना, बात एक ही है, पठन बोध या अध्ययन बोध क्या है, वो है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है। तो ऐसे ही एक शब्द के लिए जो और शब्द इस्तेमाल होते हैं उसे बोलते हैं शब्दावली। आपको शब्दावली आधारित प्रश्न हल करने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा। तो नेक्स्ट है लेखक का दृष्टिकोण क्या है। अब देखिए प्रश्न होते क्या है, या तो आपको वो शब्दावली वाले प्रश्न पूछेंगे, या आपको वाले देखिए दृष्टिकोण वाले प्रश्न पूछेंगे, या आपसे वो पूछेंगे केंद्रीय भाव वाले प्रश्न पूछेंगे, है ना, या आपसे वो पूछेंगे बताइए इसका शीर्षक क्या है, शीर्षक वाले टाइटल वाले क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो आपसे वो पूछते हैं। लेखक का देखिए दृष्टिकोण होता क्या है, कोशिश कीजिए कि लेखक का दृष्टिकोण क्या है, जैसे प्रश्नों से दूर रहने का प्रयास कीजिए, या लेखक क्या कहना चाहते हैं जैसे प्रश्नों से दूर रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सवाल आमतौर पर विवादास्पद और समय लेने वाले हैं और इसके लिए आपको पूरा गद्यांश पढ़ना होगा। देखिए अब लेखक कहना क्या चाहता है आपको ये सॉल्व करना ज़रूरी है। इसके लिए देखिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा लेखक क्या कहना चाहता है। देखिए इसके लिए क्या है, आप इस प्रश्न से अभी दूर रहिए, ये अगर प्रश्न आता भी है आपके सामने तो आप इसे सबसे एंड में करिए। ध्यान केंद्रित कीजिए।
अब देखिए सामग्री पर ध्यान दें, अपने दिमाग को भटकने से बचाएं। यह दिन में सपने देखने से शुरू होता है, इसे वास्तविक जीवन पर केंद्रित ना करें। अपने आप को यह समझाएं कि यह सपने आप परीक्षा देने के बाद देख सकते हैं। जब तक आप दृढ़ता से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले कि ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ जल्दी से पेपर खत्म हो मैं घर जाऊँ, तो देखिए उससे आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम देने बैठे हो तो आप कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ पेपर के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। क्योंकि देखिए एक बार टाइम निकल गया तो 6 महीने 1 साल बाद आपको जहाँ पे जाके चांस मिलेगा। सो देखिए परीक्षा पढ़ने की गति को बेहतर करने का प्रयास। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पढ़ने की गति आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए पढ़ने के दौरान अपने होंठों को मत चलाइए, यह आपकी गति को धीमा कर सकते हैं। आप देखिए कितनी बारीकी से यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। जब आप पढ़ते हैं आप अपने होंठों को मत चलाइए, आप अपने मन में पढ़िए। जब आप होंठों को चलाएंगे तो आपकी गति धीमी होगी, लेकिन जब आप अपने मन में चीज़ को सोचेंगे तो ये पढ़ेंगे तो आपको वो जल्दी याद होगा, है ना। तो पढ़ने की गति जो है बेहतर बनाइए। कई होते हैं ना स्टूडेंट जैसे बोल बोल के पढ़ते हैं, तो वैसा मत करिए। तो आप ऐसे क्या करें, अपने मन में पढ़िए। अध्ययन बोध यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए स्मार्ट होने की आवश्यकता है और यह आपको अभ्यास से ही प्राप्त होगा। देखिए विलियम शेक्सपियर ने कहा था, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि आदमी अगर प्रैक्टिस करेगा तो वो क्या होगा, वो सर्वश्रेष्ठ यानी कि परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखिए स्मार्ट होना जरूरी है। इसके लिए क्या है, अभ्यास करना जरूरी है। स्मार्ट होने का मतलब है कि आपके जो चीज़ें हैं वो फटाफट याद होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, अभ्यास से। छोटी चीज़ों पर जोर ना दे, केवल उदाहरणों को पढ़कर विचार समझ लेने का प्रयास ना करें। देखिए वहाँ पे अगर पैराग्राफ में देखिए कुछ उदाहरण दिया होता है, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो आपका ध्यान भटकाएंगे, है ना। अगर आप देखिए उसको पढ़ लेंगे, आप विचार बना लेंगे, तो हो सकता है कि वो चीज़ें गलत हो जाए। पूरे पैसेज को समझें, जिससे आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित सभी प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। अब देखिए सबसे पहले पैसेज को समझिए, पूरा पैसेज है क्या, वो है क्या, आप उसे समझिए। पूरा याद मत ना करें, ठीक है। आप देखिए पूरा याद मत करिए। जब आप पूरे पैसेज को पढ़ते हैं तो एक एक शब्द को याद ना रखें, क्योंकि यह आपको आपके दिमाग में होने वाली सामग्री के साथ मिक्स होकर आपको पजल कर देगा। तथ्य और विशिष्ट बिंदु को प्रश्नों को हल करने के लिए पैसेज को फिर से पढ़ें। देखिए एक एक शब्द को याद ना रखें, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो इसको अगर आप पढ़ेंगे, दिमाग में याद रखेंगे एक एक शब्द को, तो आपको मिक्स हो जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो देखिए जो विशिष्ट बिंदु हैं, जो तथ्य हैं, आपको उसको फिर से पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपको लगती है, आपको उसे फिर से पढ़ना है, क्योंकि वही आपका उत्तर होगा या आंसर होगा। पैसेज को पढ़े बिना प्रश्नों को हल ना करें। देखिए आप देखिए पैसेज को पढ़े बिना प्रश्नों को हल मत करिए। अगर देखिए टाइम कम है तो पहले प्रश्न पढ़िए, फिर पैराग्राफ पढ़िए, और टाइम ज़्यादा है तो पहले पाठ पढ़िए, उसके बाद फिर आप प्रश्न करिए। देखिए अगर आप प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, सीधे ही उत्तर देख के आप उसका आंसर ढूंढने लगेंगे, तो आपके वो गलत हो जाएंगे। इसलिए बिना पैसेज को पढ़े आप प्रश्नों का उत्तर मत दीजिए। कुछ छात्र बेतरतीब ढंग से प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, वे पूरे पैसेज को नहीं पढ़ते हैं। इससे उनका समय बर्बाद होता है और अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं। देखिए आप जल्दबाजी में अपने नंबर भी गवा लेंगे और अपना समय भी गवा लेंगे, है ना। तो उससे क्या है कि पहले आप क्या है बेतरतीब ढंग से, देखिए कुछ छात्र क्या है कि आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, उनका उतना ही टाइम उनका ज़्यादा लगता है। तो पैसेज को ज़रूर पढ़िए प्रश्नों का हल करते समय। सो देखिए पहले प्रश्नों पर एक नज़र डालें। पैसेज पढ़ने से पहले देखिए आप प्रश्नों पर एक नज़र डालिए। पैसेज को पढ़ने से पहले हमेशा प्रश्नों की जांच करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में चीज़ों को ताज़ा रखने के लिए आपको क्या याद रखना चाहिए या नहीं। यह आपको अध्ययन बोध या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आसानी से समझने और आसानी से समाधान खोजने में मदद करेगा। देखिए जब भी आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है यानी कि अध्ययन बोध आता है, पैराग्राफ तो देखना ही है, साथ में आप प्रश्नों पर एक नज़र डालिए, ताकि आपको जो आपके दिमाग में जो प्रश्न है वो आपके दिमाग में आ जाए। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। लास्ट है, पैसेज के आरंभ और अंत में अतिरिक्त जानकारी हो सकती है। हमेशा पहले और अंत में पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न हमेशा पूरे पैरे पर आधारित होता है, लेकिन अधिकांश बार वो आपको उत्तर पहले या अंतिम पैराग्राफ में मिल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि
आप उसी के लिए अधिकतम जानकारी एकत्रित करें। देखिए, जो भी पैराग्राफ होता है उसका सबसे पहले वाला पैरा और सबसे एंड वाला पैरा, वहाँ पे सबसे पहली वाली लाइन है, सबसे एंड वाली लाइन है, देखिए वहाँ पे आपको 2-3 प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे मिल जाते हैं। बीच वाले पैरे में देखिए उत्तर कम होते हैं, है ना। जो पहले प्रश्न का उत्तर होता है देखिए आपको वो पहले लाइनों में मिल जाता है, और जो एंड वाला होता है आपको एंड की लाइनों में मिल जाता है। तो आप कोशिश करिए कि पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, लेकिन आपको ज़्यादा जोर किस पे देना है, पहले वाले पैरे पे और एंड वाले पैरे पे। इससे क्या है, आपको उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी और आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। सो देखिए, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको देखिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।